दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 2 67 बीपीएससी में जो आने वाले हैं गेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कुछ गेस्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसको आप कर लेते हैं तो आपका लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा हो जाएगा और इससे ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और मैंने सारे टॉपिक्स के गेस्ट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के GS1 और GS2 का और हिस्ट्री ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल के गेस्ट क्वेश्चन बनाए हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं चैनल पे, तो सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आइए हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या गेस्ट क्वेश्चन जो कि इस बार पूछा जा सकता है 67th बीपीएससी मेंस में। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इसमें, जो पहला क्वेश्चन है मेरा, वो है कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन। कोविड-19 में जो है किस कारण ये उत्पन्न हुई कोविड-19, और इसमें जो है से नौकरी में बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये नौकरियों पे क्या असर डाला इसने, और जो है से कोविड-19 के दौरान इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, आर्थिक स्थिति देश की क्या थी, और उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है कौन कौन सी वैक्सीन, और भारत ने वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू जो है से कौन कौन देशों में वैक्सीन वगैरह पहुंचाए, और इससे जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम कैसे इसमें यूज़फुल रहा वैक्सीनेशन प्रोसेस में। तो इसको आप कर लेंगे, कुछ चीज़ें इसमें डाल देंगे तो आपका ये आंसर भी अच्छे से हो जाएगा कि वैक्सीनेशन कब से शुरू हुआ, कौन कौन वैक्सीन वगैरह थी। तो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस पे अगर आता है तो, नहीं तो कोविड-19 ने क्या कंडीशन की देश की, आर्थिक स्थिति क्या रही कोविड-19 के दौरान, और क्या क्या उपाय किए गवर्नमेंट ने, तो ये देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कोविड-19 से जो मुझे लगता है कि अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, तो पूछने की पूरी संभावना है। कोविड-19 आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो से जो है से क्वेश्चन कि इसरो का क्या क्या अचीवमेंट रहा है, तो वो तो है ही एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस बार भी मुझे लगता है कि ये पूछ सकता है। और SSLV जो है, तो वो SSLV अभी इंडिया ने यूज़ किया था, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उस पर भी आपका जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है। और चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने जा रहा है इंडिया, और सूर्य मिशन लॉन्च किया था, सन मिशन L1, आदित्य L1, तो उसमें भी आप देख लेंगे इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वगैरह वगैरह। तो इससे आपका जो है ये क्वेश्चन जो है इसरो का हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसरो पे था, तो इसको आप देख लेंगे, स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है फ्लड एंड ड्राउट्स इन बिहार इन इंडिया एंड यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि बाढ़ और सूखे में जो हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्रों और बिहार में बाढ़ और सूखा जो आता है, वो क्यों आता है, उसका क्या क्या प्रभाव होता है, और जबकि हमारे देश में और बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, फिर भी ये जो है से अक्सर आप सुनते होंगे कि सूखे का जो है से सूखा जो है बहुत सारे क्षेत्रों में पड़ता है, तो उसकी वजह क्या है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करें इसमें कि जिससे जो है जो दोनों से, बाढ़ और सूखे से हमें छुटकारा मिल सके और इसका सही उपाय हो सके। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है बाढ़ और सूखे पर, फ्लड्स एंड ड्राउट्स पे आप कर लेंगे, और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा जिससे इसको रोका जा सके, और उसके दौरान क्या क्या उपाय कर सके। तो ये बाढ़ एंड फ्लड्स एंड ड्राउट्स पे एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस एंड रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो हमारे जो है कन्वेंशनल एनर्जी जो है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सौर ऊर्जा, उसके बाद अक्षय ऊर्जा जो है, कहने का मतलब है कि उसको, उसके क्या ये है स्कोप है इंडिया में, और उसको कैसे डेवलप किया जाता है, जबकि हमें पता है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है से लिमिटेड ये है, और क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करें कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम हासिल कर सके, और क्या नाम है कि जो है से हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कैसे लोगों को लाएं, और इसमें अच्छे से हम प्रोग्रेस करें रिन्यूएबल एनर्जी से, ताकि वो क्लाइमेट चेंज वगैरह से हम बच सके, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो होता है जिसकी वजह से उससे बच सके। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा, किस तरह से इस्तेमाल किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जिससे इसकी
इसको बढ़ाया जाए, इसकी क्षमता को बढ़ाया जाए और मैक्सिमम इसको यूज़ किया जाए। उसके बाद जो है गार्बेज वेस्ट एंड यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि वेस्ट डिपॉजिट जो होता है, गार्बेज वगैरह जो समस्या होती है कि शहरों में खास करके बहुत सारे अभी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो गार्बेज वगैरह बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, डेब्रिस। आप दिल्ली में देखेंगे मलबे का ढेर लग जाता है। तो उस वो क्यों उस क्या समस्या पैदा करता है और उससे कैसे कैसे नुकसान है और क्या क्या है, और हम इसमें भी किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो ये और क्या क्या उपाय करते हैं इसमें, कौन कौन सा, जिससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह करने से तो ये जो है सर गार्बेज की समस्या जिससे समाधान पा सके, और जो है से वो जो मलबे का ढेर वगैरह लग जाता है उसको दूर कर सके। तो ये इस पे आप एक क्वेश्चन देख लेंगे। इससे पॉल्यूशन वगैरह भी काफ़ी फैलता है, और अभी डेंगू वगैरह ये कोविड-19, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन एक करते हैं, गार्बेज वेस्ट से क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है से बीपीएससी का बहुत हॉट टॉपिक रहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है से क्या इम्पोर्टेंस है न्यूक्लियर फ्यूल का, उसको पावर जनरेशन में कैसे यूज़ करेंगे, और न्यूक्लियर एनर्जी को इंक्रीज़ करें कि न्यूक्लियर क्राइसिस जो है इंडिया में, जो है पावर क्राइसिस जो है उसको सॉल्व कर सके, और क्या क्या न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है इंडिया में, कितना अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पा रहे हैं, तो ये सब जो है से हम करेंगे, तो इससे जो है से न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन, और कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है हिंदुस्तान में, उसको भी एक क्वेश्चन हम देख लेंगे, तो इससे न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन हो जाएगा। और जैसे कि न्यूक्लियर आगे भारत को जो है से, भारत में थोरियम की बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो थोरियम पे वर्क करना चाहिए, जिससे हम इससे न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करें, ताकि हमको दूसरे इस पर निर्भर ना रहना पड़े, और हम पावर सोर्सेज के क्राइसिस को समाप्त कर सकें। तो न्यूक्लियर एनर्जी पे एक क्वेश्चन, और कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है उनसे जो है उस पर जो है ज़्यादा जो निर्भर है हम लोग, उससे खास करके कोल पे, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत होता है, तो उसको ख़त्म कर सके, और न्यूक्लियर एनर्जी पे ज़्यादा किस तरह से उसको यूज़ करें। और इसका मतलब कि बेनिफिट तो है ही, साथ साथ इसके नुकसान जो है कि अगर कुछ हो जाए, जैसे फुकुशिमा न्यूक्लियर डिसास्टर हो गया था, तो उसमें बहुत सारा चेरनोबिल आपने सुना होगा, तो ये सब डिज़ास्टर से कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको किस तरह से जो है से सस्टेनेबल यूज़ किया जाए, ताकि हार्म ना हो किसी को, ना इन्वायरमेंट को और लोगों के सेहत पे, इस सब पे हार्मफुल इफेक्ट ना कर पाए, तो न्यूक्लियर एनर्जी में। उसके बाद रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इन सब चीज़ों का कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है से कैसे यूज़ किया जाए, बायोटेक्नोलॉजी का जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, उसको ये क्या है बायोटेक्नोलॉजी, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्टेड होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन अपने आप में बात करके बहुत सारी काम कर लेती है, ह्यूमन के तौर पे ह्यूमन जो है उसमें बिहेवियरल कैसे कर रहा है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए जिससे और भी ज़्यादा आसान हो सके रोल ह्यूमन का। तो बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एक क्वेश्चन, इन तीनों टॉपिक में से किसी पे भी एक क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, तो इन तीनों को कवर कर लेंगे। आप एक को भी कवर करते हैं तो तीनों में बहुत सारा आंसर जो है आपका कॉमन आ जाएगा, तो इसको आप कर लेंगे कि इसमें क्या, और बहुत सारे जैसे बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या यूज है, सो बीमार उमार पड़ता है लोग, हेल्थ के सेक्टर में क्या यूज है, तो ये सब चीज़ देख लेंगे। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, अभी जीएम क्रॉप्स के बारे में बहुत सारा चर्चा हो रहा है, तो जीएम क्रॉप्स में इसका बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जो हम अभी यूज़ करें कोई भी चीज़, और ऐसे यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन को उसके लिए ये ना करना पड़े, सोचना ना पड़े, और हम इतना ही यूज़ करें जो आवश्यकता हो, और बाकी उसको समाप्त ना कर दें, उसको एक्सटिंक्ट ना हो जाए, हम इस तरह से पूरा एक्सप्लॉइट ना कर लें किसी भी रिसोर्सेज को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, और इसमें क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का, जिससे हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, तो ये एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद केमिकल वेपन, वारफेयर एजेंट एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब जो है से जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसमें केमिकल वेपन यूज़ हो सकता है, जैसे इराक वॉर हुआ था तो कहा गया था मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है उसके पास, तो इस सब चीज़ों को भी केमिकल वॉरफेयर से क्या क्या हाँ क्षति हो सकती है और नुकसान हो सकता है, और लोगों के हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है ये इस वेपन से, और कौन कौन वेपन्स हैं,
तो इस पे देखेंगे वियतनाम वार में भी यूज़ हुआ था। ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं केमिकल वेपन्स का। तो आजकल के दौर में केमिकल वेपन्स एक तरह से, कोरोना को भी कितने लोगों ने कहा था कि एक तरह का जो है से बायोलॉजिकल वेपन है। तो इस पे आप एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। सेमीकंडक्टर्स, आजकल सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है दौर। हर चीज़ में आप देखेंगे जो है सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। ऐसी चिप्स वगैरह जो भी आपका मोबाइल्स, लैपटॉप्स जो हैं, तो उनमें सेमीकंडक्टर का बहुत यूज़ है। तो सेमीकंडक्टर आप जानते हैं ताइवान जो है से इसका बहुत ज़्यादा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो भारत इसमें क्या करे और कैसे आत्मनिर्भर बने सेल्फ रिलायंस सेमीकंडक्टर में, किस क्षेत्र में, ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े और इसको जो है से हम खुद सेल्फ रिलायंस हो जाएं और खुद इसको करें, ताकि हमारे यहाँ भी गैजेट्स वगैरह सस्ते रेट पे उपलब्ध हो जाए। तो सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन। उसके बाद पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। मतलब कि जो है प्रदूषण वगैरह है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है पूरा इसका, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। तो हम किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी वगैरह यूज़ करें, ताकि ये जो है से हमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करें, ताकि नेचुरल से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करें, नॉन रिन्यूएबल नहीं यूज़ करें। हाँ, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम किया जा सके, ग्रीन हाउस ना हो। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन वगैरह होता है इसकी वजह से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें क्या सहयोग रहेगा और किस तरह से इसको इस्तेमाल करें, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो ये एक टॉपिक आपका पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। उसके बाद यूज़ एग्रीकल्चर फील्ड में जो है से विज्ञान का क्या इस्तेमाल है, यूज़ क्या है उसका। तो किस तरह से हम एग्रीकल्चर जो है से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ करके जो है से एक मॉडर्न एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आया था तो उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह HYV सीड्स यूज़ हुआ था। तो उसी तरह से हम कम इसमें जो है से कम ज़रूरत में, कम लैंड्स में भी ज़्यादा उपजाऊ कर सकें और सिर्फ फूड ग्रेन्स ही ना उगा पाएँ, बल्कि कमर्शियल क्रॉप्स भी हम जो है इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर सके। तो ये आप देख लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन। उसके बाद वेदर फोरकास्ट एंड सिस्मिक स्टडीज़, मतलब कि वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कि कैसे क्या होगा, मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में जानकारी और अर्थक्वेक वगैरह जो आते हैं उसके बारे में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। जो आज भी हमारे यहाँ पे एक समस्या बना हुआ है कि अर्थ सब चीज़ का, तो हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं, पहले पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाला है और आने वाला है। तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि अर्थक्वेक जो है उससे जो है से आने से पहले ही हमें पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है और वहाँ से हम लोगों को खाली कर दें और जान माल की हानि कम हो। तो इससे क्या करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से ऐसे यूज़ करेंगे कि अर्ली वार्निंग हमें मिल जाए अर्थक्वेक के बारे में, तो जिससे हम बच सकें और इसको रिड्यूस कर सकें। तो दोस्तों ये था आपका पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गेस क्वेश्चन। 13 गेस क्वेश्चन इसमें मैंने बताए। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन, इन 13 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इन 13 को आप कर लेते हैं तो आपका जो है से GS सेकंड पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो थैंक यू।